नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन ब्याह बाप और इसके 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 12वां पार्ट है। तो दोस्तों, यदि आपने पहले के पार्ट नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप इससे पहले के पार्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको ये पार्ट पढ़ना है। तो चलिए इस नए पार्ट को शुरू करते हैं। सौम्या तो बहुत खुश थी कि शिल्पा उसकी भाभी बन जाए। एक दिन उसने अपने भाई से शिल्पा के बारे में पूछ ही लिया कि भाई, आपको शिल्पा कैसी लगती है? सौरभ: शिल्पा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन वह मेरे बारे में क्या सोचती है यह कह नहीं सकता। तुम तो उसकी दोस्त हो, पता करो वह मेरे बारे में क्या सोचती है। सौम्या: ठीक है भाई, मैं उससे पूछ लूँगी, लेकिन पहले आप बताइए, आप सीरियस है ना इस बारे में? क्योंकि शिल्पा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि टाइम पास के लिए आप उससे दोस्ती करो। सौरभ: कैसी बातें कर रही हो सौम्या? तुम अपने भाई को इतना गिरा हुआ समझती हो? शिल्पा के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसने तुम्हारी जितनी मदद की उतनी तो मैं भी नहीं कर पाया। शिल्पा का बहुत एहसानमंद हूँ मैं, और ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। सौम्या: हेलो भाई, ये एहसान कहाँ से बीच में आ गया? एहसान समझकर प्यार करने चले हो क्या? शिल्पा ने केवल मेरी भी ही मदद नहीं की, बल्कि वह तो सभी की मदद करती रहती है। वह गुण तो उसमें उसको विरासत में मिला है। आप प्लीज़ यह सोचकर उससे प्यार मत करना। हाँ, अगर आप उसको प्यार करने लगे हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी पता लगाने की कि वह आपके बारे में क्या सोचती है। लेकिन कोई ऐसा काम मत करना भाई जिससे शिल्पा हर्ट हो। सौरभ: शिल्पा के बारे में मैं कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। सौम्या: प्यार कोई सोच समझ कर थोड़ी ना होता है। तू तो बस एक काम कर कि शिल्पा के मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है कि नहीं, यह जानने की कोशिश कर बस। सौम्या: वाह भाई, सच बताना, आप यहाँ मुझसे मिलने आते हैं या फिर शिल्पा को देखने? सौरभ: बहुत शरारती होती जा रही है तू। सौम्या: वैसे भाई, मुझे इस काम को करने का इनाम क्या मिलेगा? सौरभ: बहुत अच्छा जी, अब भाई से भी रिश्वत ली जाएगी? सौम्या: और नहीं तो क्या। दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इधर शिल्पा भी खोई खोई रहती। उसे समझ नहीं आता कि उसकी सोच सौरभ पर ही जाकर क्यों रुक जाती है। क्या उसे सौरभ से प्यार हो गया है? क्या इसी को प्यार कहते हैं? वह जहाँ भी जाती उसे सौरभ ही दिखाई देता। कभी कभी तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ जाता, फिर अगले ही पल सौरभ के ख्यालों में खो जाती। संजू उसे चिढ़ाती, तू तो बावली हो गई है, सौरभ से बात कर ले वरना वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा, तब हाथ मलती रहना। इतने में सौम्या वहाँ पहुँच जाती है। कौन हाथ मलता रह जाएगा, मुझे भी बताओ। दोनों बहनें आजकल चुपके चुपके गुफ्तगू करती रहती हो, कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना? संजू: तुझे कैसे पता कि प्यार का चक्कर है? कहीं तुम्हारे पास कोई सीक्रेट जानकारियां तो नहीं है शिल्पा की उदासीनता की, या फिर तू भी मेरी तरह अंधेरे में ही तीर चला रही है? सौम्या: जी नहीं, मैं कोई अंधेरे में तीर नहीं चला रही हूँ, बल्कि मेरे पास पुख्ता सबूत है इनके खोए खोए रहने के। शिल्पा: तुम दोनों चलाती रहो अंधेरे में तीर तलवार, मैं तो चली सोने। सौम्या: क्या बात है, हम तो इनके घायल दिल का इलाज करने आए थे, लेकिन इन्हें सोना है। तो आप सोइए, हम भी नहीं बताते जो बताने आए थे। हम तो चले कैंटीन इलायची वाली चाय की चुस्कियाँ लेने। शिल्पा: बुद्धू बनाने को तो मैं ही मिली थी तुम्हें। जाओ दोनों चाय पियो और मुझे सोने दो। सौम्या: हाँ ठीक है फिर। सौरभ भाई ने जो संदेश तुम्हें देने के लिए कहा था वह रहने दूँ? शिल्पा: सौरभ ने संदेश भेजा है? बता तो, क्या कहने को कहा है? सौम्या: तुम्हें तो नींद आ रही है ना, सो जाओ। शिल्पा: बता ना क्या बात है? सौम्या: एक शर्त पर बताऊंगी कि कैंटीन में चाय के साथ समोसे भी खिलाएगी। शिल्पा: ओके डन। सौम्या: ओ भाई को तुमसे प्यार हो गया है, वह यहाँ मुझसे नहीं तुमसे मिलने को ही आते हैं। शिल्पा शर्मा कर तकिए में मुंह छुपा लेती है। सौम्या ने कहा, कहीं तुम शिल्पा को बुद्धू तो नहीं बना रही हो ना? देखो, ऐसा मत करना, मेरी बहन इतनी सेंसिटिव है, तुम सब जानती हो इसे। संजू ने कहा। सौम्या: हाँ हाँ जानती हूँ मेरी माँ, सब जानती हूँ। संजू उसके पीछे मारने दौड़ती है। क्या कहा तुमने? मेरी माँ मुझे माँ कहती है, और वो भी अपनी? कभी नहीं, कभी ऐसी माँ नहीं बनूंगी जो अपने अभिमान के लिए अपने ही बच्चों का अहित कर बैठे। सौम्या यह सुनकर चुप हो जाती है। शिल्पा संजू को डांटती है,
बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। सौम्या, शिल्पा वह सच ही तो कह रही है, मेरी माँ है ही ऐसी। शिल्पा, नहीं सौम्या, अपनी माँ के बारे में ऐसा कभी मत सोचना। उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए ही किया। हाँ, उनका तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं था। अगर तुम उनके बारे में ऐसा सोच रखोगी तो तुम्हारा और उनका रिश्ता कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। संजू, अपनी होने वाली सास की तारीफ हो रही है। शिल्पा शर्मा जाती है। शिल्पा, सौम्या और संजू अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। यह आखिरी साल था और सभी को अपने 100% देना था। सौरभ कभी कभी सौम्या से मिलने आता तो शिल्पा से भी मुलाकात हो ही जाती। एक बार सौरभ ने शिल्पा को अपने मन की बात बताने की ठानी। हालांकि उसके मन में थोड़ा डर भी था कि शिल्पा का क्या रिएक्शन होगा। उसने सौम्या को मिलने के बाद शिल्पा से कहा कि वह उससे बात करना चाहता है। शिल्पा उससे मिलने गई तो वह सौम्या के बारे में बात करने लगा। शिल्पा समझ रही थी कुछ कुछ, लेकिन सौरभ सोच रहा था कि कहीं शिल्पा उसे गलत ना समझ ले। संजू और सौम्या छुपकर दोनों को देख रही थी। सौम्या, कौन कहेगा कि ये भाई विदेश होकर आया है। संजू, हाँ यार, तेरा भाई तो बिल्कुल ही डफर है। शिल्पा को प्रपोज करने में इतना डर रहा है। सौम्या, खबरदार संजू, जो मेरे भाई को कुछ भी उल्टा सीधा कहा। संजू, नहीं डियर, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ कि तुम्हारा भाई नीरा डफर है। इतना इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है और वह जाने क्या उल्टी सीधी बातें किया जा रहा है। सौम्या फुसफुसाते हुई, धीरे बोल पागल, वह दोनों सुन लेंगे। संजू, ओ सॉरी सौम्या, शिल्पा देख रही थी कि सौरभ कुछ कहना चाहता है, वह कह कुछ और रहा है। वह बोली, सौरभ, तुमने सौम्या के बारे में जानकारी लेने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है क्या, या कुछ और कहना चाहते हो। सौरभ आंखें बंद करके, आई लव यू शिल्पा। लंबी खामोशी। सौरभ ने आंखें खोली तो शिल्पा खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह बोला, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। शिल्पा, पता नहीं सौरभ, पर हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इसे ही प्यार कहते हैं तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन सौरभ, आंटी यानी कि तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर कल को हम शादी करते हैं तो शायद आंटी ऐसा ना चाहे, तब तुम क्या करोगे। सौरभ, उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, मैं माँ को मना लूँगा। शिल्पा, मुझे नहीं लगता सौरभ कि वो मानेंगी। और तुम सौम्या दोनों उनसे इतना डरते हो कि उनसे दूर ही रहना पसंद करते हो। फिर उनके इकलौते बेटे की शादी में वे अपनी पसंद की लड़की से करना चाहे तो तुम उन्हें कैसे कन्विंस कर पाओगे, और कर भी पाओगे या नहीं। सौरभ, शिल्पा, माँ अब बहुत बदल गई हैं। मेरी प्रोग्रेस से वो काफ़ी खुश है। अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि माँ मुझे कुछ भी कहे और मैं मान लूँ। शादी तो ज़िंदगी भर का फैसला है, वह मैं अपनी पसंद से ही करूँगा। शिल्पा, वो तुम्हारी माँ है सौरभ, उसका हक है कि वो तुम्हारा भला बुरा सोच सके। एक माँ अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहेगी। सौरभ, शिल्पा, तुम कहना क्या चाहती हो। शिल्पा, सौरभ, तुम तो जानते ही हो कि मेरी माँ नहीं है। वैसे तो चंपा काकी, पुष्पा बुआ आदि ने और दादी ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमेशा से ही सोचती रही कि काश मेरी भी अपनी माँ होती। तो मेरी इच्छा है कि मेरी सास से ही मैं अपनी माँ को पा सकूं। क्या तुम आंटी के मन में मेरे लिए स्वीकार के भाव जगा सकते हो। सौरभ, शिल्पा, तुम रहने दो यार, क्या मेरी इतनी कठोर परीक्षा ले रही हो। जान लोगी क्या बच्चे की। तुम मुझसे शादी करोगी या मेरी माँ से। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सौम्या को और मुझे आज तक वो प्यार नहीं मिला जिसकी तुम अपेक्षा कर रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और खुश रहना चाहता हूँ। तुम यह क्या माँ पुराण लेकर बैठ गई हो। शिल्पा जोर से हंसने लगती है। सौरभ उसे देखता ही रह जाता है। वह शिल्पा को गले से लगा लेता है। शिल्पा शर्माते हुए उसे अपने से अलग करते हुए, मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, तुम तो बहुत बदमाश हो। सौरभ, हाँ हूँ तो। शिल्पा, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। सौरभ, ठीक है, इस बार छुट्टियों में कहीं घूमने चलते हैं। अंकल से पूछ लेना सौम्या, संजू भी साथ में होंगे तो अंकल मना नहीं करेंगे। शिल्पा, सौरभ, मेरे पापा मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। वे मुझे यह भी नहीं पूछेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें हर चीज़ बताती हूँ। बहुत विश्वास है उन्हें मुझ पर, और उनके इस विश्वास को मैं कभी भी नहीं तोड़ सकती। उनके इस विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। सौरभ, अरे बाबा, मैं प्यार करने जा रहा हूँ,
या रामायण का पात्र बनने। शिल्पा, सोच लो, अभी भी वक्त है, अभी छोड़ भी सकते हो। हमसे प्यार करना है तो ये सब झेलना ही पड़ेगा, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं। सौरभ सर खुजाते हुए, अब सर ओखली में रख दिया है तो मूसल से क्या डरना। शिल्पा, ठीक है, चलती हूँ, तुम भी आराम से जाना। इतने में सौम्या और संजू धम से उनके ऊपर गिर पड़ती हैं। वे दोनों चौंक जाते हैं, दोनों उन दोनों को घूर कर देखती हैं। सौरभ सबको बाय करके चला जाता है। शिल्पा दोनों के कान खींचकर उठक बैठक लगवाती है। फिर वे वापस हॉस्टल लौट आती हैं। संजू, बहन भागवत की कथा सुनाकर बेचारे सौरभ को इतना ज्ञान क्यों बांट रही थी। बेचारा घर ही गया होगा या सीधा हिमालय पर ही ना चला जाए कमंडल लेकर। सौम्या और संजू खिलखिलाकर हंसती हैं। बेचारी शिल्पा चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। सौम्या, भाई का तो प्यार का भूत भाग गया होगा। संजू खींखी करके हंसने लगती है। तब तक वार्डन मैम आ जाती हैं शिल्पा से बात करने। शिल्पा के नाना जी का अस्पताल भी बनकर लगभग तैयार था। सब थोड़ा बहुत काम बचा था बस। दिवाली की छुट्टियां मनाने सब शिल्पा के घर ही पहुंच गए। सौम्या, उसके नाना नानी, सौरभ, सब वहाँ पर सब लोग उनके घर पहुँचने पर बहुत खुश हुए। जहाँ पर अनाथ बच्चे बूढ़ों लोगों को रखा जाता था, उस घर का नाम शिल्पा के नाना जी ने सबका आशियाना रखा था। वहाँ के सारे बच्चों ने दीपावली के लिए दिए, कार्ड्स, रुई की बत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, कंदीले, झालर सब अपने हाथों से बनाकर पूरे गांव को बहुत सजा कर रखा था। दीपावली के अवसर पर एक मेले का आयोजन भी दयानंद जी घनश्याम जी ने करवाया, ताकि बच्चे और बड़ों द्वारा बनाई गई सामग्री का प्रचार प्रसार हो सके। महिलाओं ने अचार, पापड़, विभिन्न प्रकार की चटनियाँ, बड़ियाँ, टॉफ़ियाँ, बिस्किट, सेव, जवा जौएं, हाथों से बुने हुए स्वेटर, अपने हाथों से सिले हुए कपड़े इत्यादि सब आश्रम में रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए थे, जो हाथों हाथ बिक जाते। उस इनकम से आश्रम वासियों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता। आश्रम में रहने वाले सभी छोटे बड़े बच्चों की देखभाल के साथ साथ ये सारा काम भी करते। बुजुर्गों की देखभाल जवान लोग करते, किन बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह। सभी हाथों को काम मिल गया था। कहते हैं ना, दुनिया में काम की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है, संचालन की कमी है। अगर कोई किसी अच्छे काम को निष्पक्ष भाव, कठिन मेहनत और ईमानदारी और जागरूकता के साथ करता है तो वह संसाधन जुटते चले जाते हैं और मनुष्य में आत्मविश्वास जागृत होता है। यही आत्मविश्वास, लगन, मेहनत और धैर्य मिलकर व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे दयानंद जी, घनश्याम जी, मौसी, चंपा काकी, पुष्पा और उसका पति। कहाँ तो अनपढ़ दयानंद जी अपना पेट पालने के लिए ही दूसरों पर आश्रित रहते थे और कहाँ आज सैकड़ों अनाथों को आश्रयदाता बन गए थे। अकेले ही चला था मैं, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। यही था यही हाल था दयानंद जी के इस आलय का, जो कभी भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, आज इतनी मेहनत करते हैं कि वे खुद ब खुद के अंदर आए बदलाव को देखकर हैरान रह जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके खुद के माता पिता उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते, उनको सभी लोगों का प्यार दुलार मिल रहा था। बड़ी उम्र के बुजुर्ग जिन्हें उनके बच्चों ने बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया था, उनको दयानंद जी ने न केवल आश्रय दिया बल्कि उनके हुनर को पहचानते हुए, उनके छुपे हुए हुनर को निखारते हुए अपनी पहचान बनाने को तैयार किया। आश्रम में प्रातः सब लोग 4 बजे उठ जाते। सबसे पहले सबको एक एक बोतल पानी पीने को दी जाती। फ्रेश होने के बाद सबको चाय दी जाती। अपनी क्षमता अनुसार सुबह की सैर, योगा, फिर स्नान कर मंदिर में पूजा प्रार्थना, फिर नाश्ता, उसके बाद अपने अपने कार्य, छोटे बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना इत्यादि सब कार्य बटे हुए थे। किसी को कहना नहीं पड़ता था। छोटे बच्चों को बड़े बच्चे पढ़ाते, लेकिन केवल सबसे बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर थे। सब कुछ बहुत ही अनुशासित था। कहते हैं जहाँ सुबुद्धि और संपत्ति नाना, ऐसा लगता है जैसे भगवान आकर स्वयं इस आश्रय का संचालन कर रहे हो। या दयानंद, घनश्याम, चंपा, मौसी, पुष्पा, उसका पति सब ईश्वर की अगुवाई अनुयायी बन इस नए कार्य का सहयोग कर रहे हों। आप सभी देख ही रहे हैं कि कैसे परिस्थितियां बनती जा रही थी और लोग स्वयं ही अपना योगदान देते जा रहे थे। कहते हैं जब कोई चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो उसको आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति भी अपना पूरा सहयोग करती है। यह कोरी कल्पना नहीं, अपितु दुनिया का सबसे बड़ा यथार्थ है। यह आजमाया हुआ सत्य है। आप और हम कभी ना कभी इस सत्य से वाकिफ होते ही हैं। उसके लिए बस हृदय पवित्र होना चाहिए।
कोशिशों में ईमानदारी होनी चाहिए, मन में अटल विश्वास और अथाह धैर्य होना चाहिए। फिर इस सत्य को सब अपनी आंखों से घटित होते देख सकते हैं। गांव वालों ने बहुत सी ज़मीनें अनाथ आश्रम वासियों को खेती के लिए दान की थी। वे सभी आश्रमवासी कड़ी मेहनत कर अनाज, फल, सब्जी खुद ही उगाते थे। आश्रम में गाय, बकरी, भेड़, खरगोश पाले जाते। दूध, घी, मट्ठा, गोबर, कंडे उन सब आश्रम में ही हो जाते। कहते हैं जितने पेट दुगने हाथ, फिर क्यों होना निराश। अब तो इतना बड़ा अस्पताल भी गांव में बन रहा था। पहले तो दयानंद जी, घनश्याम जी व पुष्पा हाथ का बना सामान शहर लेकर दुकानों में बेच आते थे, लेकिन अब हर महीने की 5 तारीख को गांव में ही छोटी सी एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता, जिसमें सभी प्रकार की ज़रूरतों का सामान उपलब्ध रहता। शहर से भी लोग एग्जीबिशन में दुकानें लगाने आते, जिससे आसपास के सभी गांव के लोग महीने भर की खरीदारी सही दामों पर कर लेते और शहर जाने के झंझटों से मुक्ति मिल जाती। शहर आने जाने में पैसा और समय दोनों की ही बचत हो जाती। इस प्रकार का मेला हर दीपावली पर भी आयोजित किया जाता, जिससे आश्रम में बनाई गई सभी हैंडमेड चीज़ें हाथों हाथ बिक जाती। अब तो पुष्पा और शिल्पा के प्रयासों से बड़े शहरों में भी दुकानों के लिए हाथ से बनी चीज़ों की मांग बढ़ गई थी। शहरों में भी एग्जीबिशन में दुकानें लगाने आश्रम के हुनरबाज जाने लगे, जिससे उनकी पहचान बनने लगी। अब तो आश्रम में पढ़े बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियां, व्यवसाय भी करने लगे थे। वे भी आश्रम में बनाई हुई वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते, जिससे आश्रम को बहुत आमदनी होने लगी थी। सभी आश्रम वासियों को महीने में 1 दिन पिकनिक ले जाया जाता। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी करवाई जाती। आश्रम में रहने वाले सभी लोगों के अनुभव का लाभ आश्रम वासियों को मिलता। सबसे अच्छी बात यह थी कि सब मिलजुल कर रहते। पहल तो बहुत हंगामा होता, लड़ाई झगड़ा होता, लेकिन 24 साल बीतते बीतते आश्रम वासियों को इतना अनुशासित कर दिया कि ऐसा लगता यह कोई भगवान का घर है। एक बिन ब्याह बाप अपनी सैकड़ों संतानों का ख्याल इतने अच्छे से रख पा रहा था, इससे अच्छी और बड़ी बात और क्या हो सकती थी। सौरभ ने जब आश्रम की व्यवस्था देखी तो वह दयानंद जी से बहुत प्रभावित हुआ। वह शिल्पा से बोला, तुम्हारे पापा तो बहुत महान है यार। मैं सोचता था कि तुम इतनी कूल कैसे हो, लेकिन तुम्हारे पापा को मिलने के बाद लगता है तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि इतने महान व्यक्तित्व के धनी पिता की बेटी हो तुम। इतना सब कुछ होते हुए भी तुमने और तुम्हारे पापा में इतना सा भी अहम नहीं है। शिल्पा, क्या बात है, बड़ी स्ट्रिंग हो रही है। सौरभ, नहीं शिल्पा, मैं हृदय की गहराइयों से तुम्हारे पापा को नमन करता हूँ। कोई सीईओ भी इस तरीके से कुशल मैनेजमेंट नहीं जानता होगा जितना तुम्हारे पापा बिना किसी डिग्री के ही कर लेते हैं। बहुत महान है तुम्हारे पापा। शिल्पा, हाँ महान तो हैं ही, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पालने में मेरे पापा को इतने पापड़ बेलने पड़े कि वे इतने सब लोगों को पालना सीख गए। अभी हमारी तारीफ बहुत हो गई, अपनी परवरिश की कहानी तुम्हें कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। अब चलो मेले की तैयारी देखने चलते हैं। सौरभ शिल्पा का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचता है और उसे बाहों में भर लेता है। तभी पुष्पा जी वहाँ आ जाती हैं और यह सब देख लेती हैं। वो हड़बड़ा कर अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों जानते हैं इससे अगले पार्ट में कि पुष्पा का क्या रिएक्शन रहेगा उन दोनों के बारे में पता चलने के बाद, और आगे क्या होता है। इन सब को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। तब तक आप ये कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।